नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। हाजिर हूं आज की कुछ प्रमुख खबरों के साथ और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के और अनुदेशकों के मुआवजे का जो मामला पेचीदा हो गया है। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था पहले भी, और मैंने कहा था कि इस पूरे मामले में सरकार की पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही है। वो सच्चाई आज और ज़्यादा साफ तरीके से दिखने लगी है, क्योंकि इस पूरे मामले में अब विपक्षी दल के नेताओं ने कमान संभाल ली है। शिक्षक संगठन भी डटकर इस पूरी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। इसको लेकर अदालत में जाने की बात हो रही है। इस खबर के अलावा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फेसबुक और व्हाट्सएप में क्या कुछ चल रहा है और सरकार की मंशा क्या है और इन कंपनियों की मंशा क्या है। इसके बारे में भी कुछ नई जानकारी सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि कोरोना संक्रमण में जिस तरीके से ब्लैक फंगस एक नया संकट के रूप में सामने आया है, वो कितना गंभीर है और उसको लेकर सरकार की कोशिशें कैसी चल रही है, और दूसरे स्तर पर कोरोना संक्रमण के जो दूसरा स्ट्रेन है उसको लेकर सरकारी दावे क्या हैं। तो इस तरह से इस पूरे वीडियो में कई खबरों पर चर्चा होगी। मैं इसीलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने जो कल दावा किया था कि कोरोना संक्रमण की वजह से पंचायत चुनाव के दौरान केवल 3 शिक्षक मारे गए, उस दावे की पोल खुलती हुई नजर आई। और वो दावे की पोल इसलिए भी खुल रही है क्योंकि जिलाधिकारी हैं और जो बीएसए हैं उन्होंने भी एक लिस्ट बनाई थी जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि किसकी कोरोना से मौत हुई और किसके पास आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है और किसके पास नहीं है। इस तरह की एक सूची सामने आई है और उस सूची से खुलासा ये हुआ है कि सरकारी तंत्र के पास भी इस बात की सूचना थी कि कोरोना संक्रमण की वजह से शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और तमाम तरह के जो कर्मचारी हैं उस पंचायत चुनाव में जो शामिल थे उनकी मौत हुई है। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि 3 लोगों की मौत हुई है। शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया था कि केवल 3 लोगों की मौत हुई थी, और राज्य चुनाव आयोग के हवाले से ये कोशिश की जा रही थी कि उसकी जो गाइडलाइन है उसके बाद उस गाइडलाइन के आधार पर केवल 3 लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, 30 लाख प्रति व्यक्ति का मुआवजा दिया जाएगा। यानी ये काम सरकार मात्र 90 लाख में निपटा लेना चाहती है, जबकि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो अदालत का रुख बेहद सख्त है और अदालत पहले भी कह चुकी है कि इस पूरे मामले में सरकार को अपने जो मुआवजे की राशि तय की है 30 लाख रुपए, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, उस पर दोबारा सोचना चाहिए और इस पूरे मामले में सरकार को कम से कम 1 करोड़ के मुआवजे पर विचार करना चाहिए। अदालत में ये मामला अभी भी विचाराधीन है, इस पर सुनवाई चल रही है, कई तारीखें गुजर गई हैं, कई तारीखें अभी आएंगी सामने। निश्चित रूप से ये मामला अदालत में अभी लंबा खींचेगा। इस बीच शिक्षक संगठनों की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि अगर ये मामला नहीं सुलझता है, अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती हैं तो हमारे पास अदालत में जाने का विकल्प खुला है। यानी ये मामला अभी अदालती लड़ाई में बदल जाएगा और निश्चित रूप से इस पूरे मामले में सरकार की, जो मैं कह रहा था कि किरकिरी होने वाली है, सरकार ने चूंकि बहुत जल्दबाजी में ये एक निर्णय पर पहुंच गई कि केवल 3 लोगों की मौत हुई है और इसको लेकर तमाम तरह की आलोचनाएं हो रही हैं। तो ये है इस वक्त की खबर, और इसके साथ कुछ और जो जानकारियां आई हैं जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक और जानकारी ये आई है कि शिक्षक संगठन ने एक खास जिले की एक सूची जारी की है जिसमें कहा गया है कि मतदान 26 अप्रैल को हुआ, मतगणना 2 मई को हुई और इस पूरे मामले में प्रशिक्षण की शुरुआत 11 अप्रैल को हुई थी। यानी चुनाव के कार्यक्रमों में शिक्षा मित्रों का इन्वॉल्वमेंट अलग अलग लेवल पर होता रहा और इस दरमियान शिक्षाकर्मी, शिक्षा मित्र तमाम तरह के संक्रमण के शिकार हुए और बाद में वो घर जाके उस संक्रमण की वजह से उनकी मौत हो गई। और चुनाव आयोग की गाइडलाइन ये कहता है कि सिर्फ चुनाव के दरमियान, यानी चुनाव के लिए घर से निकलते हुए कर्मचारी अगर उसकी मौत हुई है या चुनाव के कराने के बाद घर पहुंचने से पहले तक अगर उसकी मौत हुई है, उसी मौत को माना जाएगा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत हुई है और उसी आधार पर चुनाव आयोग उनके मुआवजे की बात कर रहा है। जबकि जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो न्याय है, जो इंसाफ कहता है, वो साफ तौर पर कहता है कि अगर
पंचायत चुनाव के दौरान कोई व्यक्ति उसमें हिस्सेदारी लेता है और उस दरमियान संक्रमण की बात सामने आती है तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरी ओर सरकार RT-PCR रिपोर्ट मांग रही है और सरकार ये कह रही है कि ऐसे शिक्षा मित्रों की जिसकी मौत हुई है इस संक्रमण की वजह से, उनको RT-PCR रिपोर्ट देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे भी कई मामले सामने आ रहे हैं और शिक्षक संघ ऐसे मामले सामने लेकर आ रहे हैं कि कई मामलों में शिक्षा मित्रों ने RT-PCR रिपोर्ट नहीं कराई, RT-PCR जांच नहीं कराई और इसकी वजह से ये साफ नहीं हो पा रहा है कि उनकी अगर रिपोर्ट नहीं है तो क्या उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। इस तरह से ये पूरा मामला मेडिकल रिपोर्ट की वजह से भी पेचीदगी में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर सरकारी तंत्र चाहे तो इस पूरे मामले में स्थिति दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है, क्योंकि सरकार के पास भी अपना एक पूरा तंत्र है और शिक्षक संघ, कर्मचारी शिक्षक संघ और शिक्षक संघ तमाम तरह के जो है वो सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार को अपने तंत्र से इसकी जांच करानी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं कोरोना संक्रमण के बीच सरकार का दावा है कि कोरोना संक्रमण के केसेस में लगातार कमी आ रही है, स्थिति संभल रही है और वो उसका आधार बना रही है टेस्ट को, और टेस्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कई टेस्ट में एक ही मोबाइल नंबर पर कई टेस्ट हुए हैं और इसको लेकर एक शंका जताई जा रही है। इस तरह के ट्वीट्स कुछ सामने आए हैं और इसलिए सरकार के इस दावे पर शंका पैदा हो रही है कि संक्रमण में कमी आ रही है। चूँकि इसको लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, इसलिए इस पूरे मामले में सरकार की ओर से और स्पष्टता से काम करने की ज़रूरत है और सफाई आनी चाहिए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। इस बीच ब्लैक फंगस का केस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और दिल्ली में इसको लेकर एक अलग से सेंटर बना दिया गया है। कई राज्यों को इसको एक सरकार की ओर से अलर्ट किया गया, केंद्र ने कई राज्यों को अलर्ट किया है और उसमें 4 राज्यों में जो है ये महामारी ऑलरेडी घोषित की जा चुकी है, ये जानकारी आ रही है। और ये ब्लैक फंगस का जो नया संकट है ये कई राज्यों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 राज्यों में अलर्ट है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी अलर्ट नहीं है इस पूरे मामले में, लेकिन जिस तरीके से स्थितियां बदल रही हैं, जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, कोई भी राज्य इसको लेकर असावधान नहीं रह सकता, इसको लेकर लापरवाही नहीं बरत सकता। इसीलिए इसको लेकर बहुत ही होशियारी से, बहुत ही समझदारी से काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो 7 राज्यों में ब्लैक फंगस का संकट है और उसको अलर्ट पे है, ये राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु। यानी ये राज्य जो है इस वक्त इसकी चुनौती से सामना कर रहे हैं, इसकी चुनौती उनके सामने है, लेकिन बाकी राज्यों को भी सावधान और समझदारी से इसका सामना करना हो सकता है। इसको समझने की ज़रूरत है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका जो मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ या सरकार जो इसको अलार्म के तौर पर देख रही है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन इस समस्या के होने पर निश्चित रूप से डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए लोगों को और इससे बचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस पूरे मामले में ये इतना खतरनाक हो गया है कि इस पूरे मामले में संभलने की स्थिति नहीं रहती है। अगर समय से इलाज मिलता है तो मरीजों को इसका लाभ मिल सकता है। इसीलिए ये जागरूकता एक बढ़ाई जा रही है लोगों में कि किसी भी तरह की समस्या आने पर इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे मुकाबले की ज़रूरत है। हम सबको मालूम है कि ये महामारी का वक्त है, तरह तरह की समस्याएं हमें घेर सकती हैं, तरह तरह की समस्याएं आ सकती हैं, व्यवस्थागत दिक्कतें भी आ सकती हैं और नई बीमारी नए शक्ल में आ सकती है। ये भी एक स्थिति है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन हम सब इसका साहस के साथ मुकाबला कर सकते हैं और समझदारी के साथ ऐसी स्थितियों का मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमण को लेकर एक नई जानकारी आई है और इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने कहा है कि कोरोना का संक्रमण अब 10 मीटर से तक फैल सकता है और ये हवा में 10 मीटर तक ट्रैवल कर सकता है संक्रमण। तो ये जो नया जो उनका सजेशन आया है, नया जो अलर्ट आया है, इस पर भी सरकार को विचार करना पड़ेगा। और इसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि दफ्तरों, ऑडिटोरियम और शॉपिंग मॉल में छत पर वेंटिलेटर की व्यवस्था बनाए जाने की ज़रूरत है। यानी उन्होंने सलाह दी है कि जो अगर हम जैसे ही ये लॉकडाउन समाप्त होता है और हम इस तरह के चीज़ों को जब अनलॉक पे जाएंगे, जब खोलेंगे, तो यहाँ पे ये सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। यानी मॉल्स जो खुलेंगे, जो ऑडिटोरियम खोले जाएंगे, तो वहाँ पे वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो नया जो संकट आया है उसमें ये कहा गया है कि हवा में 10 मीटर तक ये संक्रमण रह सकता है। और ख़ास तौर पे अलर्ट किया गया है कि बंद जगहों में एयर कंडीशन चलाने से
ये समस्या बढ़ सकती है। इसीलिए ये जोखिम को समझना पड़ेगा और इसलिए जब हम लॉकडाउन के बाद ओपन होंगे, अनलॉक स्थिति होगी, जब बाजार खुलेंगे, जब मॉल्स खुलेंगे, तब ये सावधानी बरतनी होगी। इसको लेकर एक अलर्ट दिया गया है। और अब जो बड़ी खबर है वो है फेसबुक और व्हाट्सएप से। फेसबुक के बारे में ये जानकारी आ रही है कि फेसबुक ने आज ये खुलासा किया है, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट एक आती है उसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने उससे पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा लोगों के डेटा मांगे हैं। यानी पिछले साल जो डेटा मांगा गया था उसमें 13% का उछाल है, 13% से भी ज़्यादा का उछाल है और लगभग 40,000 से ऊपर उपभोक्ताओं के डेटा की मांग की है केंद्र सरकार ने, फेसबुक ने कहा है। हालांकि ये फेसबुक ने यह भी कहा है कि ये कोई प्रवृत्ति सिर्फ भारत में नहीं है, अमेरिका में इससे भी ज़्यादा है, यानी भारत दूसरे नंबर पे है। उसने साफ तौर पे कहा है कि भारत दूसरे नंबर पर है, यानी हमारे आपके जो फेसबुक पर डेटा हैं, हम जो अपना डिटेल्स डालते हैं, हम जो अपने फ़ोन नंबर्स डालते हैं, हम अपनी जो तस्वीरें डालते हैं, ये सब डेटा के रूप में फेसबुक के पास सुरक्षित है। लेकिन सरकार के मांगे जाने पर ये हमारा डेटा सरकार के साथ शेयर किया जा सकता है। ऐसा फेसबुक ने कहा है कि हम इस तरह के डेटा को शेयर करते हैं जो नियमानुसार शेयर करते हैं, यानी हमारे आपके डेटा जो फेसबुक पर हैं वो सुरक्षित नहीं है। और इसने एक और सफाई दी है फेसबुक ने, उसने कहा है कि जुलाई से दिसंबर 2020 के बीच में भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक 878 आइटम्स पर रोक लगाई गई थी और इसमें से 10 आइटम को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित किया गया था, जबकि बाकी आइटम को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये फेसबुक ने कहा है। फेसबुक ने कहा है कि ये जो डेटा मांगा गया है ये कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकार ने मांगे हैं और इस तरह से एक फेसबुक ने अपनी ओर से सफाई दी है और कहा है कि हम सरकार की ओर से आए डेटा के अनुरोधों का जवाब संबंधित कानूनों अपनी सेवा की शर्तों के मुताबिक देते हैं। हर अनुरोध की ध्यानपूर्वक समीक्षा की जाती है। जो अनुरोध जरा सा भी अस्पष्ट लगता है उसे हम या तो रिजेक्ट करते हैं या फिर उस पर अधिक जानकारी मांगते हैं। ये सफाई आई है फेसबुक की ओर से। और उसके बाद अब व्हाट्सएप का जो नई प्राइवेट पॉलिसी है उसको लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को एक नोटिफिकेशन भेजकर नई पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए उनको रिमाइंड कर रहा था, ऐसी जानकारी आई है। लेकिन ये संतोष की बात है कि ये इस तरह के रिमाइंडर्स सिर्फ कमर्शियल यूजर्स के पास गए हैं, यानी हम और आप जैसे जो पर्सनल यूजर्स हैं जो अपने नाम से सिर्फ व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, अपने निजी कामों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, उनसे अभी फ़िलहाल ये इस यूजर को नई पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए नोटिफिकेशन नहीं भेजा जा रहा है। ये एक संतोष की बात है। और उसमें यह भी कहा गया है कि व्हाट्सएप की ओर से कहा गया है कि जिन लोगों ने पॉलिसी स्वीकार नहीं की है हमें उन्हें फ़िलहाल हमने उस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया है। हालांकि ये भी जानकारी आ रही है कि अगर भविष्य में उन्होंने उस पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया तो उनको कॉलिंग सुविधा और वीडियो कॉलिंग की सुविधा हो सकता है कि उनके लिए सीमित कर दें, यानी उनके लिए बंद कर दें, और बाकी इस तरह के मैसेजिंग को लेकर हो सकता है। तो लेकिन इस पर सरकार की सफाई आई है कि सरकार ने इस पर 15 मई को जब इसकी प्राइवेट पॉलिसी का ये मामला जब सामने आया है तो 18 मई को सरकार ने कंपनी से जवाब तलब किया है और कहा है कि 7 दिन के अंदर आप इस नई पॉलिसी को वापस लीजिए, वरना ये इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। और इसको लेकर एक मामला हाईकोर्ट में भी, दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन है, ये भी जानकारी सामने है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।